अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यासर अली क्लासेस चैनल। कल हमने लास्ट क्लास जो हमने ली थी वो इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 था। आज हम इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 लेकर के आए। ठीक है, इसमें हम पूरा इंडियन पॉलिटी इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको फिर एक बार मर्तबा बोलता हूँ कि आप लोग पहले तो मेरी वो वीडियो देखें, फिर यासिर अली क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन पॉलिटी 2 के भी, इंडियन पॉलिटी 1 के भी। दोनों नोट्स वहाँ से डाउनलोड करें, पीडीएफ बना लें। उसके बाद उसको एक बार रिवीजन करें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, तभी बेटा आप लोग रवा दवा कर पाएंगे, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि टाइम आपका बहुत कम बचा है। ठीक है, तो यासिर, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कहाँ हैं, तो बेटा नोट्स यासिर अली क्लासेस ऐप पर हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। ये हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है। कल मैंने आपको 3 पोर्शन बताए थे, 1 इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में हमने पढ़ा था कि हु मेक्स द लॉ। तो हु मेक्स द लॉ में ज्यादातर कौन कौन आता है बेटा? पार्लियामेंट आती है, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ कानून बनता है। पार्लियामेंट जिसको हम संसद भवन भी कहते हैं, ठीक है, उसमें 2 बॉडीज मेन है, जिसको एक में बोला जाता है लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के बाद तीसरी बॉडी वहां पर बेटा प्रेसिडेंट की आती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह चलिए हम पहले वही करते हैं। ठीक है, पहले हम लेजिस्लेटिव पार्ट अपना कंप्लीट करते हैं, और लेजिस्लेटिव पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब पार्लियामेंट क्या है? तो पार्लियामेंट ये देखिए बेटा, बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और आप जल्दी जल्दी समझ जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है बेटा? सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री की। क्या है? सबसे सुप्रीम कानून बनाने वाली एक बॉडी है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है। अब पार्लियामेंट बेटा, जो पार्लियामेंट है वो कंप्राइज ऑफ 2 हाउसेस। ये पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउस से मिलकर बना है बेटा। 1 इज लोकसभा, जिसको हम बेटा हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, यानी लोकसभा का दूसरा नाम हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा बेटा राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तीसरा बेटा आता है प्रेसिडेंट। और ये तीनों जो बड़े बड़े हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों ही बेटा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बेटा, जो लोकसभा होता है वो परमानेंट हाउस नहीं होता, उसको अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। यानी लोकसभा चाहे तो डिसॉल्व की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या है बेटा? परमानेंट हाउस है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। ठीक है, वो अपर हाउस भी है। इन दोनों के ये भी नाम है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को बेटा अपर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि सबसे पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेसिडेंट ले लें, प्राइम मिनिस्टर ले लें, गवर्नर ले लें, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ले लें, और अगर ज्यादा आगे बढ़े तो बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले लें, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ले लें, या गवर्नर्स ले लें, या स्टेट का चीफ मिनिस्टर वगैरह ले लें, इन सब के लिए एक कॉमन क्वालिफिकेशन है, और वो ये कि ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, अब ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है कि 35 ईयर एज हो या उससे ज्यादा हो, या तो 35 साल का हो या 35 साल से ज्यादा हो। तीसरा बेटा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। लोकसभा राज्यसभा की अभी हमने बात करी थी, तो इन दोनों हाउसेस में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं। तो वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट का प्रॉफिट ऑफिस ना संभाला हो, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी ना संभाली हो जिसमें प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करेंगे इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ए पॉइंट देखें और बी पॉइंट देखें। ए में क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। बोथ दी हाउसेस का मतलब लोकसभा राज्यसभा। एंड द सेकंड वन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट।
जो बेटा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए हम कहते हैं इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी 1 में आपको पढ़ाया था कि बेटा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इनडायरेक्टली अपना प्रेसिडेंट क्या करती है? इलेक्ट करती है, ठीक है। और डायरेक्टली किनको करती है? इन दोनों को डायरेक्टली करती है। उसके बाद बेटा आप देख लें इनका वेटेज क्या रहता है वोट का। तो वोट का वेटेज देखें बेटा ये कि एमएलए का वोट के वेटेज क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एक स्टेट में कितने वासी रह रहे हैं, कितने निवासी हैं, कितने लोग एक स्टेट में रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। तो बेटा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट होते हैं या हुए हैं इनटू 1000। ये है बेटा एमएलए का। अब दूसरी तरफ देख लें एमपी का क्या है। तो एमपी की वैल्यू देख लें बेटा। तो एमपी की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू ऑल इलेक्टेड एमएलएज और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये जो है ये किसका है? अब क्लास अब इतना वक्त नहीं है, खैर जिन्होंने मेरी क्लास ली उन्होंने काफी डिटेल में हमने इन चीज को पढ़ा था, लेकिन अब टाइम नहीं है। आप लोग इस तरह से कर लें कि एमपी का जो वोट वैल्यू है वोट का, वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू ऑल इलेक्टेड ऑफ एमएलएज और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इनको आप याद रखें या फिर आप रट लें, ठीक है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है यहां पर, क्योंकि बेटा मैं अगर काफी लंबी क्लास कर दूंगा ना आप लोगों को भी परेशानी होगी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। परसों आई थिंक 29 को आपका पेपर है, तो वक्त बहुत कम बचा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि देखो कैलकुलेट किया जाता है पहले एमएलए और एमपी का वो वोटिंग सिस्टम कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा। उसके बाद बेटा ये है कि जो ओथ लेता है, जो प्लेज लेता है, वो कौन लेता है बेटा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है। सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बेंच होती है हाईएस्ट बेंच, उसका जो एक सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, वो आर्टिकल 60 के थ्रू प्रेसिडेंट की क्या लेता है बेटा? ओथ लेता है। और ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है। उसके बाद बेटा अगर कोई इंपीचमेंट होगा क्वासी जुडिशियल बॉडी में, तो वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट बात आती है बेटा कि प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स मिली हैं। तो पावर्स की सबसे बड़ी बात कि इसका अपॉइंटमेंट जो स्ट्रक्चर है वो काफी वाइड है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफी सारे ऑफिसर्स के जो अच्छे जो लेवल के अथॉरिटी है, जो अच्छे लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको क्या करता है? अपॉइंट करता है या उनको अपॉइंटमेंट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या अपॉइंट करता है? पीएम, मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर मेंबर्स। अच्छा इसमें आप ये लिख लें क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, तो जरूर इंपॉर्टेंट है कि वाइस चांसलर बेटा कौन अपॉइंट करता है? तो वाइस चांसलर ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से सुन लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करेगा बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। उसके अलावा यहां पर आ जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके मेंबर्स, गवर्नर्स, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन और एम्बेसडर्स ऑफ द स्टेट, ये सारी चीजें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे अब बात कर लें सेशन, दो हाउसेस के डिसॉल्व कर सकता है। दो सेशन होता है हाउसेस के, जिसमें लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकता है हर 5 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर आ जाओ तो बेटा मेन चीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये भी रहती है कि ये क्या कर सकता है? 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी लगा सकता है। नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है जिसमें प्रेसिडेंट रूल हम बोलते हैं, जो आप सबको पता है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम के पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं थी तो उससे पहले कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा था।
आप सबको याद होगा, रीसेंट का केस है। ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा बेटा? 356 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी 360 आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट अब इनके बारे में काफी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। तो पहले आता है इमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352 से 360 तक प्रोवाइड है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप है इसमें, जिसमें हम बोलते हैं बेटा नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ये मेन 3 है, ठीक है। पहला आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल लगेगा 356 से 365 तक, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो बेटा आर्टिकल 360 के तहत लगती है। अब क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी बेटा तब लगती है अगर किसी दूसरी कंट्री ने हम पर हमला कर दिया तो लगेगी, अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरा बेटा, अगर आर्मी ने हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, या आप देखते हो ना सब आर्मी जितनी भी है, सारी आर्मी के पास एक तो हथियार हैं और दूसरा उनके पास गन्स हैं, बुलेट्स हैं सारी, तो ज्यादातर हथियार तो आर्मी के पास हैं। नेवल बेसिस जितने हैं वो सारे उनके पास हैं, एटॉमिक सिस्टम सारे। तो जब इतना सब कुछ आर्मी के पास है, तो अगर आर्मी ने बाई चांस अल्लाह ना करे रिवोल्ट कर दिया इंडिया के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं इंडिया इसके नक्शे पे भी नहीं रहेगा। वो तो कहो आर्मी हमारी बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से ऐसा हम अपनी आर्मी के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन आर्मी अगर रिवोल्ट कर दे तो भी हम नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद बेटा प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में, अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो सही से नहीं चल पा रही, तो अब प्रेसिडेंट रूल लेकर आते हैं स्टेट में, जिसके तहत जितनी भी चीजें अब स्टेट में होंगी, ना कोई चीफ मिनिस्टर की सुनेगा, ये कहते हैं ना यूपी पुलिस, योगी की पुलिस, या केजरीवाल की तो खैर पुलिस ही नहीं है, ठीक है, या मनोहर लाल खट्टर की पुलिस, इन सब की पुलिस होगी नहीं, नीतीश की पुलिस, उद्धव ठाकरे की पुलिस, इन लोगों की पुलिस नहीं होगी। स्टेट का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। फिर जो रोल होगा वो किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा, जो गवर्नर के थ्रू रूल करता है किस स्टेट पर, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। तो बेटा प्रेसिडेंट्स रूल किसके थ्रू करता है गवर्न? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने अपॉइंट किए हुए गवर्नर के थ्रू। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा डिफ्लेशन आ गया या इकट्ठा इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, और सिचुएशन संभाली नहीं जा रही, या इकट्ठा डिप्रेशन आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा सकता है। उसके बाद ये जो आर्मी होती है, चाहे वो तीनों आर्मी हो, ठीक है, एयरफोर्स हो या नेवी हो हमारी, या इंडियन आर्मी हो, तीनों का ही जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, या जो हेड होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या लिखा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अब देखो, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी या चीफ ऑफ एयरफोर्स, तीनों ही कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि इसका कमांड भी सब किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। वो चाहे तो किसी भी कंट्री के खिलाफ वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है और पीस भी, जबकि इसे जो है ये पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है। उसके बाद बेटा नो मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड इन पार्लियामेंट अनटिल इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी मनी बिल बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंड के थ्रू पार्लियामेंट में इधर से उधर पास नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज बेटा, अगर किसी शख्स को फांसी की सजा हो गई है या उम्र कैद हो गई है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको सजा क्यों न दे दी हो, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको पार्डन ग्रांट कर सकता है, यानी उसको माफ कर सकता है कि इसको फांसी नहीं होगी या उम्र कैद नहीं होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर लिस्ट देखें बेटा हम, तो लिस्ट में यहां पर देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 1950 में हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। फिर एस राधाकृष्णन रहे, जाकिर हुसैन रहे, वीवी गिरी रहे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह रहे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। उसके बाद वीवी गिरी दोबारा रहे, एफ अली अहमद, बीडी जट्टी, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, एन संजीवा रेड्डी, ठीक है, गैनी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और अब हम सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये हमारे क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। अब रीसेंट प्रेसिडेंट का नाम इसमें नहीं है, इसीलिए बेटा ये टिल डेट लिखा है, आप लोग रीसेंट प्रेसिडेंट का नाम इसमें यहां लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, हमने पता पड़ा है अभी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद कौन होता है पार्लियामेंट में?
लोकसभा राज्यसभा, बल्कि पहले ही होता है, क्योंकि कोई भी बिल पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वो कहां आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है। तो अब लोकसभा की जब हम बात करेंगे, तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। उसके बाद सेकंड चीज, इसको लोअर हाउस भी कंसीडर किया जाता है पार्लियामेंट का। अपर हाउस कौन सा होगा फिर अल्टीमेटली, राज्यसभा। तो लोअर हाउस क्या कंसीडर किया जाएगा, लोकसभा। उसके बाद बेटा तीसरी चीज, इसका जो मेंबर है, ठीक है, हर 5 साल इसका टेन्योर कितना होगा, 5 साल, यानी लोकसभा का मेंबर कितने साल रह सकता है, सिर्फ 5 साल। एलिजिबिलिटी ऑफ एज कितनी होगी, यानी एज कितनी होनी चाहिए, ही शुड अटेन द एज ऑफ एटलीस्ट 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र का हो या 25 साल से बड़ा हो, तभी वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ये देखें बेटा। उसके बाद द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ लोकसभा कितनी है, 545 सीट्स हैं पूरे इंडिया में लोकसभा की। उसके बाद कुछ स्टेट्स की हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज की हैं। 2 मेंबर्स इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं उनकी खासियत देखकर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद राज्यसभा की बात करेंगे, तो राज्यसभा को सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे, अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस के बाद ये परमानेंट बॉडी है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज, कोई भी डिसोल्यूशन नहीं है इसका, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन 1/3 हर 2 साल में मेंबर इसके क्या हो जाते हैं बेटा, रिटायर हो जाते हैं। तीसरा, इसका एज भी ज्यादा है, एज इसमें कितनी होगी बेटा, 30 साल। ये देखो 30 साल या उससे ज्यादा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूटेड ये राज्यसभा, तो बेटा 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ज्यादातर कितने मेंबर्स हैं, 250, उसमें कितने थे, 545। अच्छा, अभी कितने हैं, तो 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट है, किसमें बेटा, राज्यसभा में। अब सुनो, वहां पर 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, यहां पर बेटा 12 कर सकता है। कितना, 12 मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। और एक चीज और नहीं है इसमें, वो भी लिख लें, और वो ये कि इनका टेन्योर बेटा 6 साल का रहता है। लोकसभा के मेंबर का कितना रहता है, 5 साल। इसी तरह राज्यसभा के मेंबर्स का कितना रहता है बेटा, 6 साल। अब सॉरी, फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूं, बिल पास वगैरह करने का फंक्शंस होता है, वो हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लें यहां पर। सेशंस में आपको बताऊं कि 3 तरह के सेशंस होते हैं नॉर्मली। पहला बजट सेशन, जो फरवरी से मई के बीच में होता है। दूसरा मॉनसून सेशन होता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। तीसरा विंटर सेशन होता है, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में बेटा लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखिए, अब यहां पर कुछ प्रिविलेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लीजिए। पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए, जैसे अगर ऑर्डिनरी बिल होगा तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ पहले लोकसभा में ही होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, लोकसभा ओनली इन, कहां पर इंट्रोड्यूस होगा बेटा, मनी बिल लोकसभा में। फाइनेंशियल बिल सबसे पहले कहां आएगा, लोकसभा में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है। अब यहां आ जाएं, तो यहां पर डज नॉट नीड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ऑर्डिनरी बिल में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर आप मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना जरूरी है। फाइनेंशियल बिल में भी रिकमेंडेशन जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है। उसके बाद करते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है दोनों हाउसेज में। लोकसभा राज्यसभा की मेजोरिटी आप पास कर सकते हो, लेकिन मनी बिल को भी सिंपल मेजोरिटी में पास कर सकते हो, फाइनेंशियल बिल को भी सिंपल मेजोरिटी में पास कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, अलग अलग दोनों हाउसेस से। यानी लोकसभा का सेशन अलग होगा, राज्यसभा का सेशन अलग होगा। पहले यहां पर मेजोरिटी देखी जाएगी, फिर यहां पर मेजोरिटी देखी जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ दी हाउसेस, सेपरेटली किया जाता है इसको। तीसरा बेटा, ऑर्डिनरी बिल की जब हम बात करें तो यहां पर इक्वल लेजिस्लेटिव
ज्यूरिसडिक्शन होगा दोनों हाउसेस का, यानी दोनों हाउसेस में बराबर की हियरिंग और प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लेकिन यहां पर मनी बिल में देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा रिकमेंड करेगी पावर को, वो भी 14 दिन तक। और यहां पर दोनों फाइनेंशियल बिल में दोनों हाउसेस का, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी दोनों हाउसेस बराबर की लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं पर ऑर्डिनरी बिल के बारे में आ जाए तो यहां पर बेटा देखो ज्वाइंट सेशन होता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों एक ही सेशन दोनों का किया जा सकता है। मनी बिल में ऐसा नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियल बिल में किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहां पर बेटा कोई भी अगर एक हाउस पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे तो उस बिल को रिजेक्ट माना जाता है, यानी अगर खाली लोकसभा भी रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट माना जाएगा, चाहे राज्यसभा उसे पास कर दे। और अगर राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लोकसभा ने उसे पास कर दिया है, तब भी इस बिल को रिजेक्ट माना जाएगा। इसीलिए ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बेटा, प्रेसिडेंट यहां पर 3 पावर्स एंजॉय करता है। पहला एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। यहां पर चॉइस होती है कि अगर वो हां में एसेंट भर दे या फिर मना नहीं कर सकता, सिर्फ एसेंट भर सकता है। लेकिन मनी बिल में फिर भी एसेंट नहीं भी भर सकता, मनी बिल में थोड़ी बहुत ज्यादा पावर दी जाती है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहां पर भी 3 चीजें, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। और यहां पर प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो ले ली जाती है, प्रेसिडेंट देना ही पड़ता है। अगर नहीं देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मना तो खैर कर ही नहीं सकता, अगर नहीं उसने ना हाँ किया ना किया तो ऐसा मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट की इसमें अप्रूवल है और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है, तो इसमें माना जाता है कि प्रेसिडेंट हैज टू गिव द एसेंट टू द बिल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद बेटा अब हम बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे, जो हमारे कौन है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अब हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बात तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए भी वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि एक कॉमन क्वालिफिकेशन है, और वो कॉमन क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, कि ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सोचो, सुनो अब देखो, जब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो पहली चीज है कि अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, या तो वो लोकसभा का मेंबर हो और या फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों में से किसी भी हाउसेस का मेंबर हो। तीसरा, उसकी एज जो है वो बेटा 25 साल से ज्यादा की हो। जाहिर सी बात है, जब वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के मेंबर में कितनी एज होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ी थी 30 साल, लोकसभा के मेंबर में 25 साल, तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो 25 साल या उससे ज्यादा की एज हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, उसके बाद क्या है, अ पर्सन कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर इफ ही और शी होल्ड, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी है, प्राइम मिनिस्टर में भी है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी उसने प्रॉफिट होल्ड जो ऑफिस है उसको होल्ड किया हुआ है, तो फिर वो बेटा एलिजिबल नहीं है कि वो क्या बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ओहदा संभाले। उसके बाद बेटा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पावर्स में बेटा इसकी जो पावर्स हैं वो अपनी ही कैबिनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं या अपने ही मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक तो ये हेड है कैबिनेट का, दूसरे जितने मिनिस्टर्स होंगे वो सब यही अपॉइंट करेगा। तीसरा, ये लीडर है बेटा कहां का, हाउस, लीडर ऑफ द हाउस भी कहते हैं। ठीक है, एंड लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट, कैबिनेट और पार्लियामेंट का जाहिर सी बात है, आप जितने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ना वो सब आपको पार्लियामेंट में मिल जाएंगे अगर आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी हो। उसके बाद लोकसभा टीवी पे या राज्यसभा टीवी पे। उसके बाद बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, लीडर ऑफ द कैबिनेट है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में बेटा गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट में सबसे गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है बेटा, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, प्लानिंग कमीशन का, जिसको हम नीति आयोग भी कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी और एनआईसी यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और आईएससी यानी इंटर स्टेट काउंसिल का भी क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उसके बाद बेटा प्रेसिडेंट कन्वेंसेस एंड प्रोड्यूस
प्रोरोग्यूज ऑल सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद हिम। समझ में आ गई बात। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर एक्सपायरी। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन ये रिकमेंड कर सकता है, कर नहीं सकता। करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या कर सकता है? रिकमेंड कर सकता है। दूसरा, एडवाइस कर सकता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसमें? अगर कोई आपकी इमरजेंसी है, ठीक है, मिनिस्टर से रिजाइन ले सकता है, ठीक है, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। किसको डिसमिस कराएगा? तो ये प्रेसिडेंट से, लेकिन रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसको क्या कर दो? डिसमिस कर दो। उसके बाद बेटा इमरजेंसी डिक्लेयर करवा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, रिकमेंड कर सकता है। दूसरा क्या रिकमेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में डिक्लेयर कर सकता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है वो भी लगवा सकता है। प्राइम मिनिस्टर की अब लिस्ट लिख दें। प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जब हम देखेंगे तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा फिर आ गए, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, उसके बाद आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ये 2014 एंड टिल डेट, लेकिन वो 2019 में भी दोबारा बन गए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके रहे हैं बेटा? कांग्रेस के। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है कांग्रेस का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बार और बाकी रहे बाकी पार्टी से, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके कितने रहे बेटा? 10 बार। और अकेले कांग्रेस के कितने बार रहे? 8 बार, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, खैर वही है। अब हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 2 शॉर्ट पीरियड, 2 बार छोटे छोटे पीरियड के लिए बने थे, फॉलोइंग द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1964 एंड लाल बहादुर शास्त्री। जब बेटा 1964 में जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हो गया था तो 2 साल के लिए इनको बना दिया गया था। फिर 1966 में दोबारा लाल बहादुर शास्त्री आए, उसके बाद फिर दोबारा इन्हें बना दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं सिटीजनशिप में बेटा सिर्फ आप इतना याद रखें कि सिटीजनशिप किससे गवर्न की जाती है। तो बेटा आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इससे जो है वो सिटीजनशिप एक्ट जो है वो गवर्न किया जाएगा, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट बेटा कई बार इसमें अमेंडमेंट लाए गए। तो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, ये पहली बार आया था। उसके बाद अमेंडमेंट आया 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2005 में, उसके बाद एक बार और आया था शायद, ठीक है। लेकिन फिर अब लास्ट में आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। शाहीन बाग उसमें बहुत ज्यादा खुलकर आया और उसकी औरतों ने एक बहुत ही मुजाहिदाना जो है वो अलम लेकर एक अपना अच्छे से पीसफुल एहतजाज किया था। अब सिटीजनशिप बाय बर्थ, अगर इंडिया में कोई शख्स अभी पैदा होता है तो उसकी पैदाइश उसके सिटीजन होने का सबूत है बेटा। सॉरी, अगर कोई शख्स इंडिया में पैदा हो रहा है तो वो इंडिया का क्या है? सिटीजन है। इतनी बात आप लोग याद रखें। उसके बाद बेटा रजिस्ट्रेशन वगैरह। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितना आया है। तो बेटा फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कब आया है? 1951 में आया है। कब आया है? फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है 1951 में। फिर आया है 24th अमेंडमेंट 1971 में, 36th अमेंडमेंट 1975 में, 39th अमेंडमेंट जो आया है वो 1975 में। इस तरह बेटा कई सारे अमेंडमेंट आए हैं। और अभी जो अमेंडमेंट आया है वो तो एक तो सीए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, इसमें जो लास्ट दिया रखा है बेटा वो रखा है 2000। द कॉन्स्टिट्यूशन ये 83rd अमेंडमेंट है बेटा 2000। द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है। ये लास्ट हमारा अमेंडमेंट है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेटा कौन है? ये आर्टिकल 76 में इसको डिफाइन किया गया है। ये बेटा फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है?
फर्स्ट लॉ ऑफिसर, सिर्फ इतना याद रखना है, कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है बेटा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद ये वाहिद इकलौता ऐसा मेंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अगर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है तब भी उसकी प्रोसीडिंग्स पे जाकर बैठ सकता है, ठीक है? तब भी उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको ये सुन सकता है, उसकी हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन राइट टू वोट इसके पास पार्लियामेंट में नहीं होगा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। तो बेटा अपॉइंटमेंट और रिमूवल, अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। सीजेआई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी कौन अपॉइंट करता है? बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। डायरेक्टली तो नहीं करता बेटा, 9 जजेस की बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो अपॉइंट करते हैं सीजेआई, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और इंडिया का भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में या जुडिशरी के बारे में हम लोग थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे, पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ लें। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको विधानसभा भी कहते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। हाउस ऑफ द स्टेट करके मशहूर है ये, ठीक है? मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उससे चूज किए जाते हैं। सफरेज, एडल्ट सफरेज, यानी वन शुड अटेन द एज ऑफ 18 एटलीस्ट, यानी 18 साल से बड़े जो लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। राइट टू वोट होता है उनके पास, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग लड़ते हैं और फिर आर्टिकल 170 के थ्रू ये जीतते हैं और फिर क्या बनते हैं? लेजिस्लेटिव या विधानसभा के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है? टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं? 60 से 500 के बीच में। लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्टेट जो गोवा है या और भी छोटे छोटे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें बेटा कुछ जगह ऐसी हैं जहां 60 से भी कम जो है वो विधानसभा की सीटें होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट, सेंटर और स्टेट रिलेशन। तो मैं आपको पिछली इंडियन पॉलिटी 1 पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसको बेटा फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें पावर्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस बेसिस पे बेटा? देखो, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेजिस्लेटिव पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर और फाइनेंशियल बेसिस पर, ठीक है बेटा? लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या होते हैं? कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब नीचे आ जाएं आप, यहां पर आ जाएं। स्टाफ सिलेक्शन जो होता है बेटा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एससीसी। इसको कब स्टेब्लिश किया था? 1975 में स्टेब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है बेटा ऑल नॉन टेक्निकल ग्रुप, यानी ग्रुप सी, पोस्ट फॉर रिक्रूटिंग पर्सनल टू मिडल ऑल दी लोअर सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी होती हैं? जिसको हम बोलते हैं बेटा सीएसआई, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, जिसमें हम बोलते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अब बेटा आईएएस और आईपीएस तो इंडिपेंडेंस जब हमने आजादी ली थी तभी से था। इंडिपेंडेंस जब हुआ था, जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट कंट्री बना था जब हमारा, तभी से आईएएस आईपीएस था। लेकिन आईएफएस बेटा कब बना? आईएफएस आया था 1966 में, ठीक है? आईपीएस कब बना ये देखें। IAS, IPS excited at the time of independence. IFS came into existence in 1966. IAS जो डील करेगा वो बेटा किससे करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से, IPS होम मिनिस्ट्री से, और IFS मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहां पर कमिटीज ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, PRI जिसको हम बोलते हैं। पंचायत राज ये बेटा क्या है? ये एक सिस्टम है। कौन सा? किसका सिस्टम है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। गांधी जी ने उसको सबसे पहले वो किया था, रखा था हमारे सामने, ठीक है? सारे स्टेट में है, ठीक है, इंडिया के। उसके बाद एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बोर्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ये जो डेमोक्रेसी को बेटा जड़ों तक लेकर के जाता है हिंदुस्तान की, ठीक है? उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में काफी काम करता है ये कब लाया गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, ठीक है? 3 टायर कहते हैं, 3 टायर, यानी 2 टायर कौन सा है? फर्स्ट टायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत राज आता है, इसीलिए क्या कहते हैं? 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है? ग्राम पंचायत भी कहते हैं, विलेज लेवल पे होती है। फिर पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, जिसको हम जिला बोलते हैं, जिला पंचायत, ठीक है? जिला पार्षद भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्यों नहीं चल रहा है? किस लेवल पे होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
2 टायर पीआर सिस्टम होता है, मंडल पंचायत होती है विलेज में और जिला पंचायत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद बेटा यहां पर देखें, चलिए अब मैं आपको बेटा जजेस के बारे में बता दूं। तो जजेस के बारे में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग सब सुन लें। वो ये कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा कौन सा है, तो बेटा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा हाईएस्ट कोर्ट है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और फिर कितने जजेस और होते हैं बेटा, 25 अदर, 25 जजेस और होते हैं सीजेआई के साथ साथ। उसके बाद इसकी सैलरी जो होती है, वो सैलरी तो बेटा अब आप लोग करंट अफेयर्स में देखिएगा, क्योंकि लगभग 5 लाख रुपए अब इनकी सैलरी हो गई है, 4,50,000, आई एम रियली वेरी सॉरी, 4,50,000। पहले इनकी 1 लाख थी, ठीक है। तो अब इनकी सैलरी कितनी हो गई है, 4,50,000, और मेरे ख्याल से 2.5 लाख जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की है। आप एक बार चेक जरूर कर लें इसको, ठीक है। आप चेक कर लें एक बार कि किसकी कितनी सैलरी है। सैलरीज भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है। इसकी भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज कौन बनेगा, पहली चीज क्या किया हो उसने, इंडिया का सिटीजन रहा हो, दूसरा इंडिया का सिटीजन हो, सॉरी, और दूसरा हाई कोर्ट में 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में उसने कम से कम 10 साल प्रैक्टिस की हो। कितने साल, 10 साल उसने किसी और कोर्ट में क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो, ठीक है। उसके बाद वो जज रहा हो हाई कोर्ट का मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 साल वो क्या रहा हो, जज रहा हो बेटा, किसका, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का अगर मिनिमम 5 साल जज अगर वो रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, तो बेटा 1 है, और वो कहां है, दिल्ली में। दिल्ली के अलावा भी कहीं और हो सकता है, ये बात याद रखें, ठीक है। दिल्ली में हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, अब हाई कोर्ट का भी एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। सैलरी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इनकी टर्म्स पे बात करें तो अगर हाई कोर्ट का जज है तो बेटा 62 साल, कितनी, 62 साल उसकी एज होनी चाहिए। 62 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। यहां तक बेटा बात क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज जो होगा वो 65 साल में रिटायर हो जाएगा। कितने साल में, 65 साल में। और हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। यहां तक जजेस की बात थी, वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, जनरल नॉलेज के लिहाज से भी। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।